पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोलों को अपनी बेटी देकर उन्हें दिल्ली में बसा लिया था। न तो तुर्की अमीरों ने और न खिलजी अमीरों ने सुल्तान के इस कार्य को पसंद किया। मंगोलों पर की गई सैनिक कार्यवाही के बाद सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने कभी कोई सैनिक अभियान नहीं किया तथा सैनिक अभियानों की जिम्मेदारी अपने युवा भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी पर डाल दी। अलाउद्दीन खिलजी को मालवा के भिलसा में जो सफलता प्राप्त हुई थी उससे उसका उत्साह बहुत बढ़ गया था। भिलसा में ही उसने देवगिरी के यादव राज्य की अपार संपत्ति के विषय में सुना। भिलसा को वर्तमान समय में विदिशा के नाम से जाना जाता है। उसने इस राज्य की विशाल संपत्ति को लूटने का निश्चय किया, परंतु अपने ध्येय को किसी पर भी प्रकट नहीं होने दिया। जब सुल्तान जलालुद्दीन मंगोल अभियान के बाद दिल्ली लौट आया तो अलाउद्दीन खिलजी ने उससे चंदेरी पर आक्रमण करने की आज्ञा प्राप्त की तथा इस अभियान के लिए नए सैनिकों की भर्ती करने लगा। कुछ अमीरों ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की जा रही सैनिक भर्ती पर आपत्ति की, किंतु सुल्तान ने इस आपत्ति को अस्वीकार कर दिया। सुल्तान इस बात को समझ ही नहीं सका था कि जो भी सेनापति सैनिकों की भर्ती करेगा तथा उन्हें वेतन देगा, सैनिक उसी के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन करेंगे। अतः सेना की भर्ती का काम किसी और अमीर को सौंपा जाना चाहिए था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने शाही व्यय पर 8000 सैनिकों की सेना खड़ी कर ली, तब ईस्वी 1294 में मालवा की ओर चल दिया। वह अत्यंत द्रुत गति से चलता हुआ एलिचपुर पहुंचा तथा उस पर आक्रमण कर दिया। एलिचपुर की सफलता के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को देवगिरी पर आक्रमण करने का निर्देश दिया। देवगिरी के राजा रामचंद्र को अलाउद्दीन खिलजी की गतिविधियों की कुछ भी जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने अपने राज्य की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की। वैसे भी दक्षिण भारत के राजाओं को मुस्लिम आक्रांताओं से निपटने का कोई अनुभव नहीं था। अलाउद्दीन तेजी से चलता हुआ लाजौरा की घाटी पहुंचा, जहां से देवगिरी केवल 12 मील दूर थी। अलाउद्दीन ने जब देवगिरी पर आक्रमण किया तब यह भी झूठी खबर चारों ओर फैला दी गई कि सुल्तान भी 20,000 सैनिकों की सेना के साथ देवगिरी आ रहा है। राजा रामचंद्र ने अपनी राजधानी से 12 मील दूर लूसरा नामक स्थान पर अलाउद्दीन का सामना किया, किंतु जब परास्त होने लगा तो राजा रामचंद्र ने स्वयं को लूसरा अथवा लाजौरा के दुर्ग में बंद कर लिया। एक इतिहासकार ने लिखा है कि अलाउद्दीन ने राजा रामचंद्र के पास संदेश भिजवाया कि वह अपने ताऊ सुल्तान जलालुद्दीन से नाराज होकर राजमुंदरी के राजा के यहाँ नौकरी करने जा रहा है। इस पर रामचंद्र निश्चिंत हो गया तथा उसने अलाउद्दीन का अपने महल में स्वागत किया। धोखेबाज अलाउद्दीन ने महल में घुसते ही महल पर अधिकार कर लिया। राजा रामचंद्र ने अपने पुत्र शंकर देव के पास सूचना भिजवाई कि वह शीघ्रताशीघ्र देवगिरी लौट आए। राजकुमार शंकर देव इस समय दक्षिण भारत में तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था तथा राज्य की अधिकांश सेना उसके साथ गई थी। जब तक शंकर देव लौट कर आता तब तक का समय व्यतीत करने के लिए राजा रामचंद्र ने अलाउद्दीन खिलजी से संधि की बातचीत आरंभ कर दी। इस बीच अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने देवगिरी राज्य को जमकर लूटा। कई दिनों तक वार्ता चलती रही तथा अंत में यह निश्चित हुआ कि राजा रामचंद्र एक निश्चित धनराशि अलाउद्दीन खिलजी को देगा
और अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी के कैदियों को मुक्त करके दिल्ली लौट जाएगा। जब शंकरदेव लौटकर नहीं आया तो राजा रामचंद्र ने विशाल संपत्ति अलाउद्दीन खिलजी को समर्पित कर दी। हरिशंकर शर्मा नामक एक इतिहासकार ने लिखा है कि यादव राजा ने अलाउद्दीन खिलजी को 50 मन सोना, 5 मन मोती, 40 हाथी तथा कई हजार घोड़े उपहार में दिए। जिस समय अलाउद्दीन लूट का धन लेकर दिल्ली के लिए प्रस्थान कर ही रहा था कि राजकुमार शंकरदेव अपनी सेना के साथ देवगिरी आ पहुंचा। राजकुमार शंकरदेव ने अलाउद्दीन के पास कहला भेजा कि वह देवगिरी राज्य से लूटी गई संपत्ति वापस लौटा दे और चुपचाप दिल्ली लौट जाए। इस पर अलाउद्दीन ने नसरत खां को लूसरा के दुर्ग पर घेरा डालने का आदेश दिया और स्वयं एक सेना लेकर शंकरदेव पर आक्रमण करने चल दिया। दोनों पक्षों में हुए भीषण युद्ध के बाद यादव राजकुमार शंकरदेव परास्त हो गया। अब दुर्ग का घेरा जोरों के साथ आरंभ हुआ। एक दिन रामचंद्र के सैनिकों ने रामचंद्र को सूचित किया कि दुर्ग के जिन बोरों में अब तक अन्न भरा हुआ समझा जा रहा था, उनमें तो नमक भरा है। इस सूचना से रामचंद्र का साहस भंग हो गया और उसने पुनः अलाउद्दीन से संधि कर ली। इस बार उसे पहले से अधिक कठोर शर्तें स्वीकार करनी पड़ी। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन को 600 मन सोना, 7 मन मोती, 2 मन हीरा, पन्ना, लाल और पुखराज, 1000 मन चांदी, 4000 रेशम के थान तथा अन्य असंख्य बहुमूल्य वस्तुएं दी गईं। बरार में एलिचपुर का प्रांत भी अलाउद्दीन को मिल गया। राजा ने वार्षिक कर भी अलाउद्दीन के पास भेजने का वचन दिया। यह एक विशाल एवं अकल्पनीय संपत्ति थी जो थोड़े से ही प्रयास से अलाउद्दीन खिलजी के हाथ लग गई। हो सकता है कि फरिश्ता ने संपत्ति की सूची काफी बढ़ा चढ़ाकर बताई हो, किंतु इतना निश्चित है कि यह एक विशाल संपत्ति थी जिसे देखकर अलाउद्दीन की आंखें चौड़ गईं। इस संपत्ति के बल पर तो वह नई सल्तनत खड़ी कर सकता था। अब उसे किसी भी सुल्तान का ताबेदार रहने की आवश्यकता नहीं थी। अलाउद्दीन खिलजी ने मन ही मन एक निर्णय लिया और उसे कार्यान्वित करने के लिए वह देवगिरी से दिल्ली की ओर चल दिया। अगली कड़ी में देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान का सिर भाले पर लटकाकर अवध के शहरों में घुमाया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।